Morning, morning. Happy Wali morning to all my viewers. And a big thanks to keep me motivated. मेरी हौसला अफजाई के लिए जितने पिछले वीडियोस में मुझे कमेंट्स आए, लाइक्स आए, व्यूअर्स आए, थैंक यू सो वेरी मच. आई एम रियली obliged, really thankful to all my viewers. Thank you so much. तो हम आगे बढ़ते हैं. A warm welcome in this obviously Sunday lazy morning with a great difficulty. बड़ी मुश्किल से उठा गया है. Sundays are not that easy. So anyways, so let's begin with the new topic now. एक बुखार रह गया था जिसके बारे में मैं पूरी इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ, and that is typhoid fever. तो टाइफॉइड फीवर क्या होता है, क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, कैसे पेशेंट प्रेजेंट करेगा, क्या ट्रीटमेंट है. सो लेट्स टॉक ऑल अबाउट दैट. टाइफॉइड फीवर का दूसरा नाम, या सालों से जब ये बुखार चलता आ रहा है तो इसको मियादी बुखार भी बुलाते हैं. मियादी बुखार यानी कि इतने समय तक रहेगा या कुछ भी है. इन कॉन्ट्रास्ट टू द फीवर्स विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, यानी कि जो हमने पहले डिस्कशन कर ली है, हमने डिस्कशन अभी तक करी है डेंगू की, हमने डिस्कशन करी है चिकनगुनिया की. इन कॉन्ट्रास्ट टू दोज टू फीवर्स इट्स अ बैक्टीरियल फीवर. नाउ इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. वो दोनों जो थे वो वायरल इन्फेक्शन थे. तो दिस इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. नाउ सो टाइफॉइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मियादी बुखार के नाम से भी जाना जाता है, और बहुत पुराना बुखार है. मतलब ऐसा नहीं है, दिस इज़ नथिंग न्यू कि लोगों को कुछ एक नया जानने को मिल रहा है. आई मीन पीपल आर वेल अवेयर कि टाइफॉइड फीवर भी कोई चीज़ होती है. इसको दूसरे नाम से बुलाते हैं हम एंटेरिक फीवर. एंटेरिक का मतलब आपके इंटेस्टाइन से लगता है, तो ये आपके इंटेस्टाइन्स को इफेक्ट करता है. द नेम इफ इटसेल्फ इज सजेस्टिंग, एंटेरिक फीवर इज सजेस्टिंग कि ये आपके इंटेस्टाइन्स को अफेक्ट कर रहा है. तो नाम से पता चल गया इंटेस्टाइन्स को अफेक्ट कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम इन्वॉल्व है इस तरीके के बुखार. तो अब ये बुखार का कॉज क्या है? मैंने बोला बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. तो कौन सा बैक्टीरिया है? देखिए, दो तरीके के बैक्टीरिया हैं, साल्मोनेला टाइफी एंड पैराटाइफी ए एंड बी. तो ज़्यादातर जो ये बुखार होता है इट इज़ ड्यू टू साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया. ठीक, अब ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये किस तरीके से व्यक्ति को ग्रसित कर देता है इस बुखार से. तो बेसिकली जब हम बोलते हैं इन आवर मेडिकल लैंग्वेज, तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है फीको ओरल रूट. यानी कि जो फीकल मैटर है, जो आपका स्टूल है, उधर से किसी भी तरीके से अगर वो स्टूल का कोई भी कण किसी भी तरीके से आपके खाने में गिर जाता है, आपके पानी में गिर जाता है, और उस चीज़ को आप ले लेते हैं ओरल, यानी कि आप उस चीज़ को खा लेते हैं या पी लेते हैं, तो आप इस बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं. तो इसका बेसिक मोड ऑफ ट्रांसमिशन है फीको ओरल रूट. अब ये फीको ओरल रूट दो तरीके से हो सकता है, यानी कि अगर तो कहीं विष्ठा बाहर करी हुई है और उसके ऊपर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, और वो मक्खियाँ वहीं खुले खाने में आपके जो खाना आप खा रहे हैं उसके ऊपर अगर आ गई हैं, तो वो कौन सा खाना होगा? वो ज़्यादातर जो खुला हुआ खाना होगा, जो खुले फल फ्रूट होंगे, जो रॉ वेजिटेबल्स होगी, जो खाना कुक हो जाएगा उसमें ये फिर भी नहीं आ सकती. लेकिन जो खाना रॉ पड़ा हुआ है और ढका हुआ नहीं है, तो उस पर अगर ये मक्खियाँ आ जाती हैं और उस खाने को अगर आप खा लेते हैं, तो ऑब्वियसली यू कैन गेट इन्फेक्टेड बाय टाइफॉइड. ठीक है, इसी तरीके से पानी का भी है. तो पानी में यही कहा जाता है कि अगर आप पानी को उबाल के ठंडा करके पीते हैं, तो दैट बिकम्स वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर यू टू प्रिवेंट टाइफॉइड. दूसरा, ये कौन से टाइम में पाया जाता है? देखिए, जुलाई से सितंबर में ये बुखार ज़्यादातर पाया जाता है. तो उस दौरान मानसून का सीज़न होता है, मक्खियों का बहुत भिनभिनाना भी होता है. तो आपसे तब ये कहा जाता है कि खुले में पड़ा हुआ वस्तु ना खाएं, रॉ चीज़ें ना खाएं, चीज़ों को पका के खाएं, और
और खुला पानी, गंदा पानी, इसीलिए आपको वो कहा जाता है कि बाहर के जो गोलगप्पे बच्चों को या हमको भी सबको अच्छे लगते हैं, तो डू नॉट ट्राई टेकिंग दैट। अगर आप उसको ले भी रहे हैं तो घर में बना के ले लीजिए, या फिर आपको इतना विश्वास हो कि जहाँ से आप ले रहे हैं वहाँ पर पानी साफ है। तो इस तरीके से यू हैव टू टेक ड्यू अटेंशन वाइल टेकिंग सच थिंग्स। ठीक, तो इसी तरीके से आइसक्रीम को भी मना किया जाता है। वाई? बिकॉज आइसक्रीम में भी पानी का उपयोग होता है और वो पानी कहाँ से आया है इसके बारे में आपको कोई जानकारी है नहीं। तो इन चीज़ों का, बाहर की चीज़ों का थोड़ा प्रयोग कम कीजिए जुलाई टू सितंबर, बिकॉज ये टाइम है जब ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन इस तरीके से टाइफाइड आपको हो सकता है। दूसरा मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हुआ? ABC कोई भी व्यक्ति जिसको टाइफाइड हो रखा है, अगर वो टॉयलेट जाने के बाद अपने हाथ को अच्छे से साफ नहीं करता और उन्हीं हाथों से खाना बनाता है, खाना परोसता है, तो उसके कुछ कण, जो फीकल मैटर के कुछ कण हैं, वो आपके खाने में आ सकते हैं, विच कैन इन्फेक्ट यू और आपको टाइफाइड हो सकता है। तो आपको करना क्या है? जिस व्यक्ति को टाइफाइड हुआ है, एक तो सबसे पहली बात है कि उस व्यक्ति को थोड़ा सा आइसोलेट करके रखना है और उसका जो वॉशरूम वगैरह है, अगर घर में एक ही वॉशरूम है तो उसको अच्छे से क्लीन किया जाए। उसके यूज़ करने के बाद, एक अनहेल्दी व्यक्ति के यूज़ करने के बाद जब एक हेल्दी व्यक्ति उस वॉशरूम को यूज़ करता है तो उसको ध्यान दिया जाए कि उस जगह को अच्छे से साफ करके ही यूज़ किया जाए, क्योंकि जो टाइफाइड के बैक्टीरिया है ये आपकी पॉटी में, आपके यूरिन में शेड होगा। तो अगर आप उसी वॉशरूम को यूज़ करेंगे बिना क्लीन किए हुए या किसी भी ढंग से आप उसको यूज़ करते हैं, तो यू गेट द चांस टू गेट आपको इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। तो एक इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तीसरी चीज़ ये है कि टाइफाइड के बहुत कैरियर्स भी मिलते हैं। कैरियर्स का क्या मतलब है? जो लोग टाइफाइड होने के 1 साल बाद तक भी टाइफाइड के बैक्टीरिया को शेड करते हैं। तो इसलिए आपको ये बहुत ध्यान देना है कि आपके घर में जो भी व्यक्ति खाना बना रहा है या बना रही है, खाना बनाने से पहले वो अपने हाथों को बहुत अच्छे से साफ करें। दूसरी चीज़, आपका खाना अनकुक ना हो, आपका खाना फुल्ली कंप्लीटली कुक्ड हो, स्पेशली इन महीनों में जब टाइफाइड का बैक्टीरिया ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तीसरी चीज़, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर टाइफाइड एंडेमिक है, यानी कि उन जगहों पर टाइफाइड का फीवर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो अगर कोई बंदा या कोई व्यक्ति हिस्ट्री देता है ट्रैवलिंग की, बाहर जाने की, तो उस व्यक्ति को थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए कि कहीं ये टाइफाइड का बैक्टीरिया अपने साथ तो नहीं लाया। अगर कोई व्यक्ति हिस्ट्री देता है ट्रैवलिंग की और साथ में उसको आने के 7 से 14 दिन के अंदर बुखार और पेट में दर्द और कॉन्स्टिपेशन और वॉमिटिंग, ये सारे सिम्टम्स अगर आते हैं, तो आपका दिमाग जाना चाहिए कि हो ना हो इसको टाइफाइड हो सकता है, एंड यू शुड गेट दैट पर्सन इन्वेस्टिगेटेड। तो जो व्यक्ति ट्रैवलिंग करके आया है उसके साथ जुड़े हुए लोगों को भी हमको देखना ज़रूरी है, क्योंकि उनको भी वो टाइफाइड बैक्टीरिया पास ऑन कर सकता है। तो ये तो हुआ कि टाइफाइड क्या है, एंटेरिक फीवर है, किस बॉडी के पार्ट को अफेक्ट करता है, आपके इंटेस्टाइन्स, आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को अफेक्ट करता है, क्या इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। अब हम आते हैं इसके साइंस और सिम्टम्स पे, यानी कि टाइफाइड का फीवर किस तरीके से प्रेजेंट करता है। एक व्यक्ति जो आता है आपके पास, क्लिनिकली आप कैसे पता कर सकते हैं कि इसको टाइफाइड हो सकता है। ये नहीं हम बोल सकते विद फुल कॉन्फिडेंस कि इसको टाइफाइड है। यस, जब हम इतने समय से पेशेंट्स देख रहे होते हैं तो हमारा क्लिनिकल एक्यूमेन इतना बेटर हो जाता है कि हो ना हो हम डायग्नोस कर पाते हैं क्लिनिकली, लेकिन स्टिल वी हैव दैट बेनिफिट ऑफ डाउट, वी कैन कीप दैट बेनिफिट ऑफ डाउट कि इसको टाइफाइड हो सकता है। तो टाइफाइड का, जैसे कि बोला जा रहा है टाइफाइड फीवर, मियादी बुखार, इसका मतलब बुखार तो ज़रूर है। तो बुखार किस तरीके का है? टाइफाइड की बुखार का दूसरा नाम है स्टेप लैडर पैटर्न, यानी कि एक एक सीढ़ी चढ़ना। तो
तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि टाइफाइड का बुखार शुरुआत में तो हल्का होता है। जैसे सुबह बुखार शुरू हुआ तो वो बहुत लो से शुरू हुआ, बट बाय द टाइम द इवनिंग कम्स फीवर गोज वेरी हाई, और हाई किधर तक चला जाता है? 102, 103, 104 तक बुखार चला जाता है। उसके बाद वापस बुखार गिर जाता है। तो इसको कहते हैं पीक्स एंड ट्रफ्स। तो एकदम पीक पे जाता है, फिर एकदम नीचे गिर जाता है। तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ स्टेप लैडर पैटर्न। बाकी इस बुखार का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 7 से 14 दिन मैंने बताया। 7 से 14 दिन का मतलब है कि आपके शरीर में बैक्टीरिया के जाने के 1 हफ्ते से 2 हफ्ते में आप उसके सिम्टम्स आपकी बॉडी में आने शुरू हो जाएंगे। इसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो सबसे पहले है बुखार। क्योंकि बोला गया एंटेरिक फीवर है तो पेट में दर्द बताएगा मरीज। ज़्यादातर मरीज बताता है राइट साइड के अपर क्वाड्रेंट में, यानी कि राइट साइड ऊपर की तरफ मरीज बोलता है कि उसको बहुत दर्द है। दर्द के साथ साथ उस एरिया में टेंडरनेस भी है। टेंडरनेस का मतलब ये है कि अगर पेशेंट उसको टच करता है तो टच करते ही वो चिल्लाता है, या अगर हम उसको टच करके पूछते हैं कि आपको यहाँ पे दर्द है तो मरीज को वो छूने पे भी दर्द होता है। उसको कहते हैं टेंडरनेस। तो मरीज को राइट साइड पर दर्द है, राइट साइड पर टेंडरनेस भी पाई जाती है टाइफाइड के फीवर में। इसके अलावा इनिशियली शुरुआती फेज में मरीज को कब्जी होती है, खाना पचा नहीं पाता, धीरे धीरे उसकी एपेटाइट लॉस होती जाती है, एंड इन द लॉन्गर रन अगर ट्रीटमेंट ठीक से ना शुरू हो जाए तो मरीज का वेट लॉस हो जाता है, क्योंकि वो खाना खा ही नहीं पाता। तो इसलिए ये सारे सिम्टम्स आते हैं। बाकी किसी भी बुखार के साथ आपको हेडेक होगा, बॉडी एक्स होंगी, मसल पेन्स होंगी, स्वेटिंग होंगी, वो इस बुखार में भी पाया जाता है। उसके अलावा इस बुखार में क्या पाया जाता है? आपको मैंने बताया कि बॉडी एक्स, हेडेक्स ये सब पाया जाएगा। उसको राइट साइड पे कॉलिकी पेन होगा, टेंडरनेस होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, भूख नहीं लगेगी, ठीक है। उसके गले में भी दर्द हो सकता है और उसको सूखी खांसी भी हो सकती है। तो टाइफाइड का फीवर कई दफ़ा आपको घुमा देता है कि कहीं अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन तो नहीं है कि गले में दर्द है, या लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन तो नहीं है कि सूखी खांसी आ रही है। तो पेशेंट कैन प्रेजेंट इन दैट वे ऑल्सो। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर उसका मरीज़ का ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं होता तो धीरे धीरे ये बुखार बहुत खतरनाक भी होता चला जाता है। तो इसमें क्या होगा? पहले हफ्ते में तो बुखार आया, कॉन्स्टिपेशन हुई, ये सब हुआ। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, जैसे 2 हफ्ते हो गए, अगर बुखार का दूसरा हफ्ता चल रहा है तो फीवर बहुत हाई है, 104 तक बुखार चल रहा है, मरीज़ बहुत एग्जॉस्टेड, बिल्कुल थका हुआ, क्योंकि वो खा भी कुछ नहीं पा रहा है, ये सब शुरू हो जाता है। दूसरे हफ्ते में पेशेंट की जो नब्ज़ है वो कमज़ोर होती चली जाती है, जिसको कि हम कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। उसके अलावा क्या पाया जाता है दूसरे हफ्ते में? दूसरे हफ्ते में टाइफाइड में रैशेस आने शुरू हो जाते हैं। मैंने आपको चिकनगुनिया और डेंगू में भी रैशेस के बारे में बताया था, लेकिन तीनों तरीके में रैशेस अलग अलग तरीके से आते हैं। डेंगू में पूरी बॉडी में आ सकता है, चिकनगुनिया में सिर्फ हाथों और पाँव में आता है, और टाइफाइड के रैशेस को हम कहते हैं रोज स्पॉट, यानी कि गुलाब की स्पॉट्स जैसे लाल रंग के चक्के आएंगे। और वो चक्के कहाँ पर आते हैं? स्पेसिफिकली आपकी अपर चेस्ट और लोअर एब्डोमेन में इस तरीके के रोज स्पॉट्स पाए जाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर टाइफाइड के मरीज़ में ये रैशेस आएँ, और 2 या 3 से 5 दिन के अंदर ये रैशेस खुद ब खुद ख़त्म भी हो जाते हैं। अब क्या होता है कि धीरे धीरे करके पेशेंट को अब डायरिया होना शुरू होता है, यानी कि लूज मोशंस शुरू होती हैं। और ये लूज मोशंस किस तरीके की होती हैं? इसको हम कहते हैं पी सूप डायरिया, क्योंकि ये हरे रंग का फाउल स्मेलिंग डायरिया होता है। पेशेंट में पेट का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट साइड में पेट में सूजन आनी शुरू हो सकती है, लेफ्ट साइड जो आपकी स्प्लीन है, जिसको कि हम हिंदी में तिल्ली बुलाते हैं, वो सॉफ्ट हो जाती है और उसमें भी दर्द होना शुरू हो जाता है, जो कि मरीज को बहुत परेशान करता है। पेशेंट के अंदर डायरिया स्टार्ट हो गया और ये सारे सिम्टम्स स्टार्ट हो गए।
ऐसे में पेशेंट की सिचुएशन बिगड़ रही है और अगर तब भी ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब पेशेंट थर्ड स्टेज में जा रहा है। अब थर्ड स्टेज क्या है? थर्ड स्टेज को हम स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन के दौरान क्या है, ये बुखार इंटेस्टाइन्स या पेट में ना रह के आपके लंग्स को भी अफेक्ट कर सकता है। आपके लंग्स में रोंकाई या वीज आनी शुरू हो जाएगी, आपकी किडनीज को भी अफेक्ट कर सकता है, आपके हार्ट को भी अफेक्ट कर सकता है, आपके ब्रेन को भी इफेक्ट कर सकता है। टाइफाइड का मरीज का पता नहीं चलता, वो कुछ बहका बहका सा बोलने लगता है, जिसको कि हम कहते हैं कि एनकेफेलाइटिस या डिलीरियस स्टेट हो जाती है पेशेंट की। वो एजिटेटेड या गुस्से में नहीं रहता वो शांत है, लेकिन वो कुछ बहका बहका बोलने लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स भी सेकेंड या थर्ड कॉम्प्लिकेशन स्टेज में आ सकते हैं। उसके अलावा क्या हो सकता है कि जो आपकी आंतें हैं उनमें सुराख हो सकता है, जिसके चलते पेशेंट खून की वॉमिट कर सकता है, या फिर वो आंतें जब फट जाती हैं तो सेप्टिसीमिया यानी कि सेप्टिक कॉज कर देती है। पेरिटोनाइटिस नाम की बीमारी है जो कि बिल्कुल डेडली और फेटल होती है, वो हो सकता है क्योंकि आपके आंतों में से जितनी भी पॉटी या जितना भी गंदी चीज़ें हैं वो आपके पेट में जाके घूम जाती है, पूरे पेट में वो सब फैल जाता है। तो ऐसे में पेशेंट की सर्जरी करने की भी हमें ज़रूरत पड़ती है।